हेलो एंड वेलकम बैक टू सेंट्रल कोचिंग इंस्टीट्यूट सिवान। मैं राकेश कुमार, केमिस्ट्री टीचर। हम लोग पिछले क्लास में केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किए थे, स्कोप, ब्रांचेज और केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया था पिछले क्लास में। आज हम लोग 10th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर्स है, कौन कौन से चैप्टर्स को हमें कैसे कंप्लीट करना है, उसके बारे में हम लोग आज के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। देखिए, सिलेबस को समझने के लिए पहला बात ये कि जितने चैप्टर है सब उनको लिख लेते हैं। पहला चैप्टर लेसन जो आता है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस का आता है, रासायनिक समीकरण तथा रासायनिक अभिक्रिया। इस चैप्टर में हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण में कौन से पदार्थों का विनिमय होता है, कौन से पदार्थ बनते हैं, कौन से पदार्थ चेंज होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, रासायनिक इक्वेशन के लिमिटेशंस क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जितने भी रिएक्शंस है ना, सब रिएक्शंस को हम लोग इसी चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। बस पहला लेसन खत्म। रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। पहला लेसन कंप्लीट हो जाएगा। नंबर आती है दूसरे लेसन की। दूसरा लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड, बेस और साल्ट के बारे में। एसिड के बारे में जानेंगे क्या है, बेस के बारे में जानेंगे क्या है, साल्ट के बारे में जानेंगे। एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, बेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और साल्ट के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। साथ ही इन तीनों के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण अम्ल, क्षार और लवणों का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण लवण के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे सोडियम क्लोराइड बनता कैसे, सोडियम क्लोराइड का यूज क्या है ना, जिप्सम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चूना पत्थर, कली चूना, जितने भी महत्वपूर्ण कंपाउंड है, लगभग सारे कंपाउंड्स का नाम हम लोग इसमें लेंगे और सभी कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। पीओपी जिसको कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या है, बनता कैसे है, इसके गुण क्या है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग किसमें पढ़ेंगे, एसिड, बेस एंड साल्ट में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। और इसको एक अलग से भी हमने पढ़ेंगे, मेटल वाइट, सेमी मेटल्स को अलग से करेंगे। धातु और अधातु क्या होते हैं, धातु के भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण, धातु के अधातु के भौतिक गुण, अधातु के रासायनिक गुण, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। धातु को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है, धातु में जंग लगने से होता क्या है, कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से भौतिक परिवर्तन होते हैं, है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग किसमें डिस्कस करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मिश्र धातु के बारे में भी हमें पढ़ना है। धातु को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है, जिसको एक्सट्रैक्शन कहा जाता है, दैट मीन्स निष्कर्षण के बारे में भी हम लोग धातु और अधातु चैप्टर में ही पढ़ेंगे। अगला चैप्टर आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यहाँ से जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। कार्बन और इसके कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मात्र एक ही चैप्टर दिया है इस पे। इसमें हम लोग जो है कार्बनिक हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसमें जो है हम लोग मेथेन, एथेन, ब्यूटेन के बारे में पढ़ेंगे। एल्कीन, एल्काइन और एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। ये रिएक्शंस कैसे करते हैं, इनका नामकरण कैसे होता है। बस इतनी चीज़ें जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद टॉपिक आता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल किसने बनाया, सबसे पहले कौन से पीरियोडिक टेबल बनाया गया, हम कौन से पीरियोडिक टेबल को अभी मानते हैं, कितने तत्वों का खोज हुआ है, सबसे भारी तत्व कौन है, सबसे हल्का तत्व कौन है, पहली बार प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला सबसे पहला तत्व कौन है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। और लास्ट चैप्टर आता है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन है कौन कौन से, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए किस तरह हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेंगे। हालांकि ये चैप्टर हमें ज्योग्राफी में ही पढ़ने को मिलेगा, बट यहाँ से इन्वायरमेंट को क्लोज करना है। इन्वायरमेंट एक साइंस आता है अलग से, तो वो साइंस जो है बिहार बोर्ड में नहीं है, तो उसको अलग से नहीं दे करके इसी में नेचुरल रिसोर्सेज को दे दिया। तो ये सब चीज़ें जो थी हम लोग देख लिए, सिलेबस देख लिए केमिस्ट्री का क्या है। अब देखिए, घर पर आपको काम करना है। ऑफलाइन क्लासेज में मैंने जब क्लास लिया था कोचिंग में, तो मैंने बोला था कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का नाम लिखवाया था, 30-35 तत्वों का नाम लिखवाया था। उन तत्वों का नाम आप याद कर लें। जो बच्चे क्लास नहीं अटेंड किए थे या फिर क्लासेज में नहीं आए थे, वे बच्चे किसी से कॉपी मांग के कर लेंगे, या आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करेंगे,
टेलीग्राम प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें। टेलीग्राम ऐप बना करके व्हाट्सअप जैसे बनता है ना वैसे भी इसको बनाएंगे और वहाँ पे एक सर्च आइकन आता है, सर्च में आप सर्च कीजिएगा रुपरा ट्यूटोरियल, रुपरा ट्यूटोरियल और यहाँ पे @ लगा करके, ठीक है। ये जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो एक चैनल आएगा, चैनल को आप क्या कि ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को ज्वाइन करने के बाद चैनल को जब आप विजिट करेंगे तो उसमें एक PDF अपलोड हुआ होगा, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स नेम एंड देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है, विथ सिंबल। तो वो PDF आप लोग ले लेंगे, वही 30-32 एलिमेंट्स का मैंने नाम उसमें प्रिंट करा करके दिया हुआ है। बाकी एक और चीज़ मैंने कराया था, ऑफलाइन क्लासेज में आपको महत्वपूर्ण कंपाउंड्स का नाम भी लिखवाया था। तो महत्वपूर्ण कंपाउंड्स का नाम यदि आप लिखे हैं तो सही है, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, अभी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जो है मैं इसका भी PDF जो है इसी टेलीग्राम चैनल में आपको डाल दूंगा। इस चैनल से आप हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, BHU हो गए, कॉम्पिटिशन्स के हो गए, तो वो सभी क्वेश्चंस मैं इसी टेलीग्राम चैनल में अपलोड करता हूं, तो आप वहां से भी देखेंगे। साथ ही साथ आपको बताया था कि उस चैनल पे भी आप लोग जाएंगे, रुपरा ट्यूटोरियल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। वहाँ पे मैंने ट्रिगोनोमेट्री में मैथ पढ़ा रखा है, मैथ में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रखा है, उल्टा हो गया, और वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में लगभग ट्रिगोनोमेट्री खत्म होने वाला है, हाइट एंड डिस्टेंस 1-2 लेक्चर के बाद स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे ये चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन खत्म हो चुका है, एसिड बेस एंड साल्ट चल रहा है। हम लोग यहाँ पे आप केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी रियल नंबर्स जो है सचिन सर पढ़ा ही रहे, तो आप लोग ऐसे कंप्लीट करें, जितना हो सके पढ़ाई में ध्यान दें क्योंकि ये लॉकडाउन जो है ना समय को उपयोग करने का स्टूडेंट के लिए गोल्डन टाइम है, ठीक है। तो आप लोग इस समय का सदुपयोग करें और पढ़ाई को अग्रसर करें। हम लोग आते हैं ऐसे केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शंस के बारे में, मिटा देते हैं इसे और देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में, केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सेंट्रल कोचिंग इंस्टीट्यूट सिवान, और दोस्तों के बीच जितने भी बच्चे पढ़ते थे उन सभी के पास आप वीडियोज को शेयर करें। बाद में क्लासेस शुरू होने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि सर हमने वीडियोज नहीं देखा या फिर मेरे साथ ये प्रॉब्लम था, हमें नहीं पता था। आप लोग सभी दोस्तों के पास पहुंचाइए, ठीक है। और जैसे ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाई होती थी वैसे तो पढ़ाई नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन एक चीज़ है, वहाँ पे मज़ा ज़्यादा आता था क्योंकि आप लोग भी बोलते थे, हम लोग भी बोलते थे। अभी क्या है ना कि बस हम लोग को ही बोलना है तो थोड़ा सा इंजॉयमेंट कम हो गया है, एंटरटेनमेंट कम हो गया है, बट एजुकेशन जो है ना पहले की तुलना में बहुत अच्छा मिलेगा, कंटेंट आपको मस्त मिलेगा, एकदम अच्छा, जैसे ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाया जाता था वैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन दो चीज आते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, सिंपल सा लॉजिक समझिए। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो यही प्रक्रिया जो होती है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ, कहने का मतलब या तो एक तत्व पदार्थ होगा तो क्या होगा, नहीं तो तत्व नहीं तो यौगिक। हो सकता है दोनों पदार्थ मिलके बनाए, हो सकता है एक पदार्थ और एक यौगिक मिलके बनाए, हो सकता है दोनों यौगिक ही मिल करके बनाए। किसी भी कंडीशन में दो पदार्थ यदि मिल करके एक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कहेंगे कि ये जो प्रोसेस है केमिकल रिएक्शंस का है। केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन आप क्या बोलेंगे कि वैसे जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में अभिक्रिया करके एक भिन्न गुण वाले तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं, इसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसका नोट एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंधन टूटते हैं और नए बंधनों का निर्माण होता है। पुराने बंधन टूटेंगे मतलब अलग अलग तत्वों के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपस में मिलेंगे, वहां से हट के इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, और वहां पे नए बंधन बनेंगे। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे इसका डिफिनेशन, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं उसी को प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरा बताया मैंने, नोट में एरो मार्क देके लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंधनों का विनाश होता है, मतलब टूटते हैं, तथा नए बंधनों का निर्माण होता है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हो गया। अब केमिकल रिएक्शन में दो चीज आता है। केमिकल रिएक्शन के अगर कंपोनेंट्स कहा जाए ना तो दो होता है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है रिजल्ट।
रिएक्टेंट को कहा जाता है प्रतिकारक, हिंदी में इसको प्रतिकारक कहा जाता है, या कहीं कहीं इसी को अभिकारक भी कहा जाता है। प्रतिकारक या अभिकारक। और रिजल्ट या इसी को कहीं कहीं प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको प्रतिफल हिंदी में, और इसको जो है उत्पाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ऐसे दोनों के बीच में एक एरो मार्क दे दीजिए जो केमिकल रिएक्शन में होता है, जिसको टेंस टू बोला जाता है। अब देखिए, रिएक्टेंट हो गया प्रतिकारक या अभिकारक, प्रतिफल या उत्पाद। ठीक है, ये क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, भाग लेने वाले पदार्थ को, और वो पदार्थ क्या हो सकते हैं, या तो तत्व हो सकते हैं और नहीं तो यौगिक होते हैं, यही न दो हो सकते हैं जी। चलिए इधर आएंगे, प्रतिफल में भी क्या होता है, तो प्रतिफल में जो होता है बने नए पदार्थ को, बने नए पदार्थ को क्या कहा जाता है, प्रतिफल कहा जाता है या प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। और इसमें जो होते हैं ये भी या तो तत्व हो सकते हैं नहीं तो यौगिक हो सकते हैं। ठीक है, समझिए दोनों का डेफिनेशन क्या है। रिएक्टेंट किसको बोलेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को रिएक्टेंट के नाम से जाना जाता है, प्रतिकारक कहा जाता है, या इसी को अभिकारक कहा जाता है। इसका डेफिनेशन कन्फर्म है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को प्रतिफल कहा जाता है या उत्पाद कहा जाता है। इसका भी डेफिनेशन कंप्लीट है। दोनों का डेफिनेशन आप लिख लोगे। और चीज, रिएक्टेंट और रिजल्ट पहचानने का एक और तरीका है, ये केमिकल रिएक्शन के बीच में जो एरो मार्क होता है, तो एरो मार्क के लेफ्ट साइड में, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता है और एरो मार्क के राइट साइड में रिजल्ट होता है। समझ में आ रहा है ना, एरो मार्क के लेफ्ट साइड में क्या होगा, रिएक्टेंट, और एरो मार्क के राइट साइड में होगा रिजल्ट। प्रतिफल और प्रतिकारक समझ में है इतना बात। अब देखिए, इसको एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यदि लिया जाए, H2 + Cl2 टेंड्स टू 2HCl, ये हाइड्रोजन गैस, ये क्लोरीन गैस, बना क्या रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कब हो रहा है, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के अणु आपस में मिल रहे हैं, सॉरी परमाणु आपस में मिल रहे हैं, तब जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में दोनों भाग ले रहे हैं। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ बन रहा है। तो ये जो पूरा पदार्थ है ना, दो या दो से अधिक तत्व, देखिए एक हाइड्रोजन तत्व, एक क्लोरीन तत्व, दोनों तत्व आपस में मिल रहे हैं, तो ये जो होंगे रिएक्टेंट हो जाएगा। ये क्या होगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त हो रहा है, तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप क्या कह दोगे, रिजल्ट या प्रोडक्ट कह दोगे। समझ में है। अब देखिए, एरो मार्क के द्वारा भी, एरो मार्क के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, एरो मार्क के राइट साइड में रिजल्ट। एक ये भी बोल सकते हैं, तीर का निशान जिधर से आता है वो रिएक्टेंट होता है। किधर से आ रहा है, इधर से, तो ये रिएक्टेंट होता है। जिधर को जाता है, इधर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर कहा जाता है, लाइमस्टोन, संगमरमर का सूत्र भी यही होता है। और ये जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है रिएक्शन में भाग ले रहा है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। तो ये जो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। जाहिर सी बात है, दो एग्जाम्पल मैंने लिया रिएक्टेंट और रिजल्ट को समझाने के लिए। आशा है समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक चीज और, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहा जाता है, इसी को, और कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का सूत्र कहा जाए ना, केमिकल फार्मूला तो यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कली चूना के नाम से, और इसी को बिन बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोगों को पता ही है, कल के क्लासेस में भी बताया था शायद। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में जानते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपी में नोट होना चाहिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। और यह जो होता है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को दर्शाता है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या है? नाइन्थ में समझाया गया होगा कि जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से ताप देने पर डायरेक्टली गैस अवस्था में बदल जाता है तो यही प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। दैट मीन्स सब्लिमेशन। एग्जाम्पल आपको कपूर, नेफ्थलीन और यहाँ पे आपको दिया ड्राई आइस, है ना। ये सब जो है एग्जाम्पल हो गए किसके? सब्लिमेशन के। पॉइंट याद रखोगे। अगले क्लास में हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना काफ़ी है, इतना आप लोग कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। लंबी वीडियोस में थोड़ा सा दिक्कत होता है अपलोड करने में। अब हम लोग जो है अगले क्लास में डिसाइड करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में टॉपिक करेंगे और केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।